मस्ती। हेलो स्टूडेंट्स, 10th मस्ती रणधीर सर में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे, कल हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण का कुछ सूचनाएं होती है, जिसमें दो गो हमको डिले किए थे, दो गो पॉइंट्स बताए थे। तीसरा पॉइंट हो सकता है आयतन के विचार से अभिकारक का कितना आयतन संयोग करता है और कितना आयतन उत्पाद में बनता है, कितना आयतन संयोग किया और कितना आयतन उत्पाद में बना। अर्थात अभिकारक हम बताए थे, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान बनकर तैयार होता है वह उत्पाद कहलाता है। जैसे H2 plus O2 gone to H2, H2 और O2 अभिक्रिया करके H2O बनाता है। तो इसमें हाइड्रोजन का दो गो आयतन है। हाइड्रोजन का कितना आयतन? दो गो। और ऑक्सीजन का भी दो गो आयतन है। यह दो गो आयतन और दो गो आयतन मिलकर ही दो आयतन जल का निर्माण करते हैं। इन्हें की चार आयतन मिल जाएंगे। दो आयतन हाइड्रोजन और दो आयतन ऑक्सीजन मिलकर ही दो आयतन जल का निर्माण करते हैं। चौथा होता है भार के विचार से अभिकारकों के कितने कितने भार अभिक्रिया करके उत्पाद में कितना भार बनाते हैं, यानी अभिकारक में कितना भार संयोग करके उत्पाद के रूप में कितना भार बनता है, यह भी बात बताना जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना ग्राम हो जाएगा? 2, यहाँ भी 2 रहेगा क्योंकि बैलेंस है। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होता है, यानी हाइड्रोजन 4 ग्राम लेंगे। कितना ग्राम? 4 ग्राम। और ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और परमाणु द्रव्यमान 8 दूनी 16 होता है। तो 16 जब एक परमाणु का हुआ तो 16 दूनी 32 ग्राम जो होगा यह ऑक्सीजन यानी O2 का परमाणु होगा, परमाणु भार होगा। ठीक है। जब तो हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन का 32 ग्राम ये दोनों मिल जाते हैं तो 36 ग्राम जल का निर्माण होता है। अर्थात याद रखिएगा, अगर जल भी आपको बनाना है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन लीजिएगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको 36 ग्राम एक प्रकार से जल बनकर तैयार होता है, यानी यह 1:8 के रूप में होता है। ठीक है, यानी 4 8 32। अगर 1:8 हाइड्रोजन लेते हैं तो 8:8 जो होता है ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, अगला इस बात से सूचना हमको मिल गई। अब रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था का कुछ संकेत होता है जो हमें बार बार आवश्यक होता है जानना। रासायनिक अभिक्रिया में संकेत से ही हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होती है। तो भौतिक अवस्था का संकेत क्या होता है लिखना। जैसे भौतिक अवस्था में ठोस को S से सूचित किया जाता है, S से सॉलिड होता है इसीलिए S से सूचित किया जाता है। द्रव को L से, गैस को G से और जलीय विलयन का इंग्लिश होता है एक्वस, इसीलिए AQ से सूचित किया जाता है। जैसे 3 एटम्स जो है फेरस है, यह सॉलिड है, यानी लोहा जो है सॉलिड है, ठोस है, और जल जो है एक प्रकार से लिक्विड है। यहाँ G का मतलब भाप होता है। जब G जल के रूप में हो तो भाप होगा, लेकिन L के रूप में होगा तो पानी होगा। समझ में आ रहा है ना? G के रूप में होगा तो भाप, और Fe3O4 जो है सॉलिड बनता है, और H2 जो गैस होता है भाप बन के निकल जाता है हाइड्रोजन। सांद्रता में तनु को डील से लिखा जाता है, DILL, और सांद्र को CONC से लिखा जाता है। सांद्र को CONC से लिखा जाता है और तनु को DILL से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे जिंक जो है सॉलिड है, और डील मतलब हो गया तनु सल्फ्यूरिकम, लेकिन यहाँ CONC देते तो इसका मतलब होता है सांद्र। ठीक है ना, इसका मतलब हो जाता है सांद्र। अब ZnSO4 एक्वस का निर्माण करता है, एक्वस माने जलीय विलयन, और H2 जो होता है गैस के रूप में रिलीज होता है। अवक्षेप जो होता है उसको नीचे की तीर से दर्शाया जाता है, जो हमने कल बताया था, कल इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आवश्यक शर्त को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जो भी शर्त होता है उसको तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे CO2 गैस जो है, H2 भी गैस है, यह 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलकर और कैटालाइस्ट का काम कर देता है। कैटालाइस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, उसमें डाला जाता है।
यानी CO2 और H2 गैस जब उसमें उत्प्रेरक डाला जाता है और 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला जाता है तो CH3OH का निर्माण होता है। CH3OH का निर्माण होता है, ठीक है ना। CH3OH का निर्माण होता है, यानी एक प्रकार से यह एथी हो गया, शराब का कोई पदार्थ हो गया। CaCO3 को जब गर्म किया जाता है ऊष्मा, तो तीर के ऊपर जो भी होता है, तीर के आवश्यक शर्त को तीर के ऊपर ले गया। जैसे आवश्यक शर्त हो गया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उत्प्रेरक हुआ, और यह भी ऊष्मा जो हो गया आवश्यक शर्त हो गया। अब पांचवा का होता है ऊष्माक्षेपी को प्लस ऊर्जा, ऊष्मा लिखा जाता है या ऊर्जा लिखा जाता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती हो, जो जिस क्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा को लिया जाता है, क्रिया कराया जाता है, ऊष्मा की उपस्थिति में जो क्रिया कराई जाती है ऊष्मा शोषी कहलाता है। शोषी का मतलब सोखना, और क्षेपी का मतलब निकालना। क्षेपी का मतलब निकालना, तो जो ना क्रिया में ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलेगी, ऊष्मा क्षेपी हो गया, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे ऊष्मा शोषी। तो माइनस ऊष्मा से दर्शाया जाता है या माइनस ऊर्जा से दर्शाया जाएगा। तो ऊष्मा शोषी को माइनस ऊर्जा से, क्योंकि इसमें ऊर्जा ऊष्मा को लिया जा रहा है, उसमें ऊष्मा को छोड़ा जा रहा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दो तीर यानी रिवर्स से दर्शाया जाता है। आगे वाला तीर जो है वह प्रोडक्ट को बना रहा है, और पीछे वाला तीर जो है रिएक्टेंट को बना रहा है। जैसे CaCO3 को जब एथी किया जाता है रिएक्शन, तो वह CaO प्लस CO2 बनाता है, और जब इसको अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया करते हैं तो CaCO3 का निर्माण होता है। N2 प्लस O2, N2 भी गैस होता है, O2 भी गैस होता है। ये दोनों मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड NO बनाते हैं, ठीक है ना, NO, और NO टूटकर N2 और O2 का निर्माण करता है। सबसे VVI टॉपिक से संतुलित रासायनिक समीकरण, जिससे हमारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल। केमिस्ट्री की दुनिया में एक चैप्टर से इससे क्वेश्चन अधिकाधिक पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों मरिया हो। इसका इंग्लिश होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस करना, संतुलित करना, यानी अभिकारक में कितना द्रव्यमान लिया गया और उत्पाद में कितना द्रव्यमान बना, इस दोनों को बैलेंस कर देना। जैसे एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पर बाट रखा जाता है, एक पर सब्जी या अन्य पदार्थ रखे जाते हैं। जब दोनों बराबर हो जाते हैं इस तो दूसरे व्यक्ति को, ग्राहक को तोल के दे दिया जाता है। उसी तरह हमको तराजू पर रख के इसको तौलना है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान न बनता है और न उसको विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में केवल स्थानांतरण किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, जो 9 वर्ग में हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 वर्ग में यह बताई जाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर जो हो जाएगा उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की कौन सी विधि होती है। मेथड ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यह दो विधि से होती है, अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल जितना समझ में आए उतना कर दो, या इसी को तुक्का विधि कहा जाता है। तुक्का विधि जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने जाते हैं, होता यूं ही है कि जो ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो उसका तुक्का मारते हैं, ABCD करके कोनो चीज मार देते हैं, रंग देते हैं, चले जाते हैं। या दूसरा होता है बीजगणितीय, यह मेथड वाला होता है, समझे, अलजेब्रिक मेथड। यह दोनों हम मेथड आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर कोई आप लोग को केवल अनुमानी विधि ही मिलता है, लेकिन हम बीजगणितीय विधि भी समझाएंगे, शायद समझ में आए तो बेहद अच्छा है। अनुमान विधि जो होता है, शब्द जो है, शब्द समीकरण, आयरन प्लस भाप दोनों मिला देते हैं तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है। जैसे इसको कंकाली समीकरण में लिखे हम बताए थे, जो शब्द के रूप में समीकरण लिखी जाती है शब्द समीकरण कहलाती है, और जब उसका तात्विक रूप लिख दिया जाता है, तत्व यानी रासायनिक सूत्र लिख दिया जाता है तो कंकाली समीकरण कहलाता है। Fe प्लस H2O, भाप को H2O कहा जाएगा, और यह दोनों मिलकर Fe3O4 प्लस H2 बनता है। तो यहाँ तत्व है, इसमें तत्व कौन कौन से आए हुए हैं, परसेंट हैं, उसको लिखना होता है। तो देखिए लोहा आया है
H हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन है, यहाँ भी लोहा आया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आया। तो इधर की ओर देखेंगे अभिकारक की परमाणु कितनी कितनी है, यानी LHS की परमाणु कितनी कितनी है। तो फेरस में कितना परमाणु है, एक है, एगो है इसके पास। यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना है, दो गो है, यानी नीचे वाला देखेंगे कितना है, तो यहाँ एक है। ऑक्सीजन का कितना है, तो एक है। लेकिन इधर की बात की जाए तो लोहा के पास कितना है, तो लोहा के पास देखिए तो नीचे कितना है, 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन के पास देखिए तो कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन के पास कितना है, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 है। तो इसमें देखना है कि कौन सी मेथड लगाएं, दिमाग लगाएं कि यह दोनों बैलेंस हो जाए। यहाँ देखिए लोहा जो है 1 है, यहाँ लोहा 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 3 गो लोहा दे देते तो लोहा लोहा तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन मेटर फंसता क्या है, ऑक्सीजन यहाँ को गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 गो है। तो यहाँ अगर हम 4 देते हैं तो यहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8। थोड़ा समझिए माइनर बात है यह, और माइनर के साथ साथ थोड़ा फास्ट भी लगता है। यहाँ लोहा देखिए 3 गो था, तो 3 गो, यहाँ भी 3 गो लिख दिए, 3 गो। चलिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन को गो है, 4 दूनी 8 गो, माने यहाँ हाइड्रोजन 2 गो था, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो था, तो 2 गो था बैलेंस था। लेकिन यहाँ देखिए ना ऑक्सीजन 4 गो है, तो इस ऑक्सीजन को 4 गो बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना कर देगी, 4 गो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो हो गया, तो यहाँ 8 को पुकारने के लिए यहाँ हाइड्रोजन भी कितना कर देंगे, 4। यानी कहने का मतलब जो संतुलित नहीं था उसे असंतुलित समीकरण कहा गया। यानी लोहा के जगह पर हमने क्या रखा, 3 रखा, H2O के जगह पर कितना रखा, 4 रखा, और यहाँ Fe3O4 वैसा ही था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के जगह पर कितना रखा, 4। अब हम गिनते हैं तो यहाँ देखिए इधर हम यहाँ गलत वाला है, सही वाला बता रहे हैं। यहाँ लोहा की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ भी लोहा की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 दूनी 8 हो गई, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या देखिए 4 दूनी 8 हो गई। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या देखिए O, 4 में O से गुना होगा तो 4 O हो जाएगा, यानी 4 हो गई। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, देखिए तो 4, ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ भी कितना हो गई, 4। यानी परिवर्तन हुआ तो हुआ कौन, तो यहाँ इसमें केवल 4 से हमने गुना कर दिया तो 4 के बराबर यहाँ हो गया। तो यह देखिए इधर का पर्सन देखिए, इधर का पर्सन, ये दोनों सेम मैच कर रहे हैं, अतः यह जो है हमारा संतुलित समीकरण है, और यह जो है असंतुलित समीकरण। दूसरा देखते हैं N2 और H2 बॉन्ड टू NH3। यहाँ देख सकते हैं तत्व तो कौन कौन सा है, नाइट्रोजन, और तत्व तो कौन कौन सा हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन के पास कितना है, 2 गो, हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 गो। यहाँ नाइट्रोजन के पास कितना है, 1 गो, हाइड्रोजन के पास कितना है, 3 गो। तो देखिए तो दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 गो है, यहाँ नाइट्रोजन 1 गो है। तो काम करते हैं, यहाँ 2 से गुना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, 2 से गुना कर देते हैं तो नाइट्रोजन जो है 2, तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। बट हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6। जब नाइट्रोजन बदला तो हाइड्रोजन भी बदलेगा, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो इसको भी 6 पुकाना है तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यानी 3 दूनी यह भी कितना हो गया, 6। यानी कहने का मतलब यहाँ गलती है, यह सही वाला देख रहे हैं, यहाँ गलती है, यहाँ सही वाला देख रहे हैं। तो देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी थी, 2, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक है। यानी 1 में हमने 2 से गुना कर दिया तो 2 हो गया। फिर यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, देखो तो 3 दूनी 6, यानी यह बैलेंस हो गया। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन के साथ 3 से गुना किए और अमोनिया के साथ कितना से गुना किया कर दिए, 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन के साथ 3 से गुना कर दिया और अमोनिया के साथ 2 से गुना कर दिए, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ऐसा ही तुक्का करके बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
सब जल पोटेशियम प्लस जल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो पोटेशियम का के होता है हाइड्रोजन यानी जल का H2 होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होता है, हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। तो यहाँ 3 होता तो KHO है, तो K के साथ 1 है, हाइड्रोजन के साथ 2 गो है, ऑक्सीजन के साथ 1 गो है। लेकिन यहाँ देखिए पोटेशियम 1 गो है, ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन कितना है 1 का प्लस 2 यानी 3 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बैलेंस करने को सोचते हैं हम, तो बैलेंस करने को सोचते हैं तो क्या बैलेंस हो सकता है। यहाँ देखिए 2 गो 1 3 गो होने वाला है। ठीक है, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दे रहा है, यानी हाइड्रोजन में कितने से गुना कर रहे हैं 2 से। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन में देखिए 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ हम कितना गुना कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ 2। ठीक है, हाइड्रोजन 3 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, यहाँ जो है 3 गो है, 3 गो हाइड्रोजन 1 और 2, 1 प्लस 2। ऑक्सीजन यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ 2 था, यहाँ हमने क्या किया 2 से गुना कर दिया 2 से। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2 गो हाइड्रोजन और 2 4 गो हो गया, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ भी 4 गो हाइड्रोजन पुकारा है, तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पोटेशियम 2 है। समझो फिर अच्छा से। यहाँ देखिए हमने क्या हुआ था, हाइड्रोजन जो था यहाँ पे अपना से 2 से गुना किए हैं। क्यों गुना किए, क्योंकि यहाँ 2 है। तो देखिए हाइड्रोजनों की संख्या इधर और 2 दूनी 4 गो, अपना से 2 रखे हैं यहाँ। सबसे पहले यहाँ 2 रखे हैं, तो 2 रखे हैं यहाँ, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो 4 गो हाइड्रोजन हो गया। तो जब 4 गो हाइड्रोजन हो गया तो इधरों 4 गो करना है, अनुमान लगाना है, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हो गया बैलेंस हो गया, बचा है पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, यानी पोटेशियम के साथ 2 लगा दिए, जल के साथ 2 लगा दिए, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 लगा दिए। समझे, तो यह असंतुलित समीकरण है, असंतुलित। अब अगला क्वेश्चन है H2+O2। H2 इसमें 2 गो तत्व है H और O। H के साथ कितना अभिकारक है, अभिकारक की परमाणु 2 है, और O के साथ अभिकारक की परमाणु 2 है। उत्पाद के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन की परमाणु कितने हैं 1 है 1। तो इसमें देखिए है तो मैच कर जा रहा है, डायरेक्ट इधर से 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इधर वाला में ऑक्सीजन जहाँ है वहां पे 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए। अब 2 से गुना करने के पश्चात रिजल्टेंट देखते हैं, 2 दूनी कितना हो गया हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी कब हो गई 2 हो गई। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो 2 गो है, ऑक्सीजन तो 2 गो बैलेंस कर दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो लेके हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ अपना से 2 लगा देंगे, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हाइड्रोजन के साथ 2 हो गई और जल के साथ भी 2 हो गया। यही जो है आपका अनुमान विधि है। ठीक है, बीजगणितीय विधि अगले स्लॉट में हम लोग देखते हैं कि कैसे बीजगणितीय विधि होता है। समझे।